हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। देखिए, हमें पता है, हम सबको पता है कि घटना चक्र में पहले टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए रहते हैं एंड उसके बाद सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम सेम पैटर्न को यहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अभी हम सबसे पहले हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के तहत क्या है, एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसको ध्यान में रखना है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां है। सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि न्यायपालिका की जो एकल प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है। तो भारत सरकार अधिनियम, जैसा कि हमें पता है कि हमारे संविधान में जो भी प्रावधान लिए गए हैं अलग अलग देश के संविधान के से लिए गए हैं, ठीक है। जहाँ से जो अच्छी चीज़ें लगी वो हम ले लिए। उसी तरीके से एकल प्रणाली जो है, न्यायपालिका की एकल प्रणाली जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जबकि उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147, अनुच्छेद 124 टू 147 तक में उल्लिखित है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या वर्तमान में कितना है? 34। न्यायाधीश भी इसमें शामिल है, प्लस और भी न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश और इसके अलावा और भी न्यायाधीश होते हैं। टोटल मिलाकर 34 है। 33 अन्य न्यायाधीश एंड एक मुख्य न्यायाधीश, तो इसको ध्यान में रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है यह सर्वोच्च न्यायालय के एवं उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे के बाद करता है। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। इसको भी ध्यान में रखना है कि अन्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट की मतलब सर्वोच्च न्यायालय की अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, उसमें मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है। यहाँ मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श से है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन बन सकता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। उसे किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए, ठीक है, कितने वर्ष के लिए? कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में मिलाकर कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बनने के लिए क्या है, एलिजिबिलिटी है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, साथ ही साथ अगर आप 2 या उच्च न्यायालय या ऐसे कोई 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश हैं, या फिर आपको 10 वर्ष तक के लिए उच्च न्यायालय या 2 या अधिक न्यायालयों में मिलाकर कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता वकील होना चाहिए, ठीक है। तभी आपको सर्वोच्च न्यायालय के लिए आप एलिजिबल हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आप एलिजिबल हैं। या राष्ट्रपति के विचार में वह पारंगत विधिवेता हो, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। इसको भी ध्यान में रखना है कि इसके लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे लोकसभा के सदस्य बनने के लिए हमने देखा कि न्यूनतम आयु वहाँ था 25 ईयर्स, एंड राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु वहाँ था कम से कम आपको 30 वर्ष होना चाहिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा ज़रूरत हो कि न्यायाधीश की संख्या बढ़ाई जाए तो ये कौन कर सकती है? तो संसद कर सकती है, ठीक।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, एंड सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देकर अपना पद त्याग कर सकते हैं। अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। ठीक है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने हेतु समावेदन और उन पर लगाए गए कदाचार या असमर्थता के अभियोग की जांच एवं उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया का विनियमन किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो है वह की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। इसको भी ध्यान में रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इस तरीके के कथन दिए जाएंगे। तो एक बार जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने हेतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 145(3) के तहत सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए परामर्श की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ठीक, और इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है तथा उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच, 2 या अधिक राज्यों के बीच तथा भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर 1 या अधिक अन्य राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 132 से 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत का प्रावधान है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत अपने निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन किया जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है। इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। अधिकारातीत पाए जाने की स्थिति में इन्हें अविधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 138 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसको है, संसद को है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अगर बढ़ाना है तो उसका अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 139 क 2 के तहत देश के किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मामले या वाद को किसी अन्य उच्च न्यायालय में भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे या आधारिक संरचना के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। ठीक, केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके तहत संविधान में किसी भी संशोधन की उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है यदि वह संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता है। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होती है। अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश जो संबंधी प्रावधान है।
अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इसको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति जो है वह विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950 को। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही हुई थी किसके द्वारा? तो ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में सप्रू तेज बहादुर सप्रू कमेटी 1945 की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में गठित कमेटी की 1945 में प्रकाशित रिपोर्ट के तहत की गई अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था। संविधान सभा द्वारा न्यायपालिका संबंधी प्रावधानों को प्रारूपित करने के लिए उच्चतम न्यायालय पर अस्थायी समिति का गठन किया गया था, जिसमें शामिल थे एस वरदाचार्य, अलादी कृष्णास्वामी अय्यर, वी.एल. मित्र, के.एम. मुंशी और वी.एन. राव। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 मई 1947 को सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संसद में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान है, ठीक, अनुच्छेद को भी ध्यान में रखना है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 10 मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कर दी। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 है। मतलब अगर हम मुख्य न्यायाधीश को भी उसमें ऐड कर दें तो 33 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34 न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय में। सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ये तो पहले की है, अभी है एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अतिरिक्त है 33, मतलब टोटल 34 न्यायाधीश हैं अभी सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ध्यान में रखिए, एडवोकेट वकील पूछा गया, अधिवक्ता पूछा गया है, तो 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष। एंड अगर यहाँ एडवोकेट की जगह जज होता तो 5 वर्ष होता, ठीक। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है एंड उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुरूप करेगा। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। क्या क्या भाई? फर्स्ट है कि वह भारत का नागरिक हो। सेकेंड है, एक या अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। थर्ड है, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। एंड फोर्थ है, वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो अपना त्यागपत्र किनको देते हैं? तो राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के परंतु खंड प के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है।
राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है तथा ऐसे समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। ठीक। अनुच्छेद 124(4) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने तथा तत्संबंधी जांच की प्रक्रिया का संसदीय विधि द्वारा विनियमन अनुच्छेद 124(5) में प्रावधानित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी यही है। यहाँ देखिए, महाभियोग जो है इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनके लिए संविधान के अनुसार हटाना शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता, गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं, यह भी गलत है। थर्ड है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं, सही है। फोर्थ है कि यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते, तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो ऑप्शन डी 65 वर्ष एंड उच्च न्यायालय में 62 वर्ष है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 125 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? फर्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, गलत हो जाएगा। थर्ड है कि न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है, बिल्कुल सही है। फोर्थ है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती है, गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है? 1 और 3, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ देखिए, उच्चतम न्यायालय को देश के संविधान का प्रहरी माना जाता है, रक्षक माना जाता है, ठीक है। अतः उसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में कई उपबंध मौजूद हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक होगा। न्यायाधीशों को राजनीतिक के प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका वेतन जो है वह भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिसके लिए संसद में मतदान नहीं होता है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है कि संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ना तो 1 और ना ही 2। संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 146 फर्स्ट के तहत तथा उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 229 फर्स्ट के तहत संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा या उसके द्वारा निर्दिष्ट न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तथापि अनुच्छेद 146(5) के तहत जहां उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, वहीं अनुच्छेद 229(3) के तहत उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के मतलब रिटायर होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालयों जिस उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश रहे हो उसमें नहीं में वकालत कर सकते। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, ये बात की जा रही है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, जो कि सेवानिवृत्त के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, लेकिन उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं वो वकालत कर सकते हैं रिटायर होने के बाद। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। नेक्स्ट है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे की जाती है। परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। वर्ष 1993 में दिए गए एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश की सलाह सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ संरचित कॉलेजियम की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया। 1998 में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को व्याख्यायित करते हुए मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम मंडल का परामर्श लिखित आवश्यक होने का निर्णय दिया गया। साथ ही राष्ट्रपति को इस अनुशंसा को पुनर्विचार हेतु सर्वोच्च न्यायालय को वापस भेजने की छूट दी गई, परंतु पुनर्विचार के बाद भी पुनः वही नाम प्रस्तावित किए जाने पर राष्ट्रपति उसे स्वीकृत करने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1993। भारत के उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए वर्ष 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया। वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था का निर्णय दिया गया। ठीक, और इस निर्णय के तहत मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम मंडल निर्धारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श पर उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने 1998 में विस्तारित कर मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से संरचित कर दिया।
नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है। में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया। गलत हो जाएगा। थर्ड है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। सही है। फोर्थ है कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है? 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय का कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और इसमें उच्चतम न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश पर किया जाता है। कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना संसद ने नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय ने सेकेंड जजेस मामले 1993 में की। ज्ञातव्य है कि न्यायमूर्ति PN भगवती 1981 के फर्स्ट जजेस मामले SP गुप्ता बनाम भारत संघ में निर्णय देने वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में सही है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। फर्स्ट है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पदेन अध्यक्ष होंगे। बिल्कुल सही है। सेकेंड है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश पदेन सदस्य होंगे। ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि संघ के विधि एवं न्याय मंत्री पदेन सदस्य होंगे। ये भी सही है। एंड फोर्थ ऑप्शन डी है कि प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में विपक्ष के नेता या जहां ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है वहां लोकसभा में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 2 विख्यात व्यक्ति सदस्य होंगे। ये भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय, यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 द्वारा उच्चतम और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए संविधान में अनुच्छेद 124 के ठीक है जोड़कर उसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था। प्रश्नगत चारों विकल्पों के कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संदर्भ में सही थे। उल्लेखनीय है कि 99वां संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ ऑल इंडिया रैंक 2016 SC 117 के मामले में उच्चतम न्यायालय के 16 अक्टूबर 2015 के आदेश द्वारा अब भी खंडित कर दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी। ठीक है। और इस आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा तदर्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश। ये गलत है, तदर्थ न्यायाधीश। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ए सही है एंड आर गलत है। यहाँ देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 127(1) के तहत यदि किसी समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उस उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र हो, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ
एडहॉक न्यायाधीश के रूप में नामित किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, ठीक है, अन्य न्यायालयों के लिए नहीं है। दूसरी ओर अपर या अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है, यह भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 1 और 2 दोनों सही है। संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित हो से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकेगा। संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है तथा उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति के साथ ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। पोट्टाकालिथ रामाकृष्णन बनाम तहसीलदार तिरूर एवं अन्य वाद में यह निर्णय दिया गया कि अभिलेख न्यायालय होने के कारण उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन कर सकता है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत अपने द्वारा दिए गए आदेश या सुनाए गए निर्णयों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट है, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच या है कि दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में यदि उस विवाद में विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मूल क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। फर्स्ट है, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये सही है, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, ठीक है। नेक्स्ट है, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, ये गलत हो जाएगा। थर्ड है, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, ये भी गलत है। फोर्थ है कि दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 1 और 4। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है कि इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, गलत हो जाएगा, अनन्य शक्ति नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। हमसे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है।
यहाँ देखिए, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अधीन रीट जारी कर सकता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालयों को भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, ये भी सही है। थर्ड है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, सही है। हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है। फर्स्ट है, इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, गलत होगा। सेकेंड है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, सही है। ऑप्शन सी है कि इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है, यह भी सही है। ऑप्शन डी है, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी एंड सी सही है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाही लिखित होती है, ठीक है, उन्हें पूर्ण निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। सेकेंड है कि ऐसे न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। फर्स्ट है कि अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 124 नहीं, अनुच्छेद आर्टिकल 129 में है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 143 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, बिल्कुल सही है। सी है कि अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, ये भी सही है। एंड डी है कि अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत, ये भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नहीं सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है कि एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है, ये भी सही है। थर्ड है कि भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ है कि भारत में न्यायालय के अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है, ये सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 2 और 4, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1961 में एच.एन. सान्याल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय के अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। संविधान में सिविल अवमानना तथा आपराधिक अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है। संसद द्वारा पारित न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में सिविल अवमानना तथा आपराधिक अवमानना दोनों को परिभाषित किया गया है। उच्चतम न्यायालय की अवमानना संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 77 का विषय है, जबकि उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों की अवमानना समवर्ती सूची की प्रविष्टि 14 का विषय है, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। इसी के अनुसरण में संसद द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था परंतु यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या साँचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान में मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। तो ये तो केशवानंद भारती में की गई थी, ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। फर्स्ट है अनुच्छेद 32, सेकेंड अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 245। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 और 226 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता को प्रदर्शित करते हैं। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्रदर्शित करता है और इन तीनों ही अनुच्छेदों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायिक व्याख्या। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के वाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के वाद में भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोलकनाथ केस में। केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ जो है 11 न्यायाधीश का गठन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के बाद 1967 में उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त धारणा व्यक्त की थी और इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय में कहा था, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर द प्रीमोर्डियल rights necessary for the development of human personality. They are the rights which enable a man to chalk out his own life in the manner he likes best. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, मतलब जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट है इंदिरा साहनी वाद, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत क्रीमी लेयर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है विशाखावाद, इसमें अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है मेनका गांधीवाद, इसमें अनुच्छेद 14, 19, 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, ये भी सही है। एंड ऑप्शन डी है बेला बनर्जीवाद, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बेला बनर्जीवाद पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका गांधीवाद में ही माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी गलत हो जाएगा।
एंड ऑप्शन डी है यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132 से अनुच्छेद 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का विवरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। फर्स्ट है कॉलेजियम प्रणाली, ऑप्शन बी है अपीलीय अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन सी है मूल अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। कॉलेजियम पद्धति उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रणाली है और यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई पद्धति है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल या आरंभिक अधिकारिता शक्ति का वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 132-136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। नेक्स्ट है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय की अपीलीय क्षेत्र अधिकारिता को निम्न शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है संविधान के निर्वचन के मामले अनुच्छेद 132, सेकेंड है सिविल मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या ना हो अनुच्छेद 133, थर्ड है आपराधिक या दंडित मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं अनुच्छेद 134, एंड फोर्थ है विशेष इजाजत से अपील अनुच्छेद 136। नेक्स्ट है भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 142। नेक्स्ट है निम्न संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 137। ठीक। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए निर्देश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है, गलत हो जाएगा। सेकेंड है उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, ये सही है। तो हमसे पूछा गया कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में क्या सही है। फर्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों का प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है। फर्स्ट है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता, ये सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है। फर्स्ट है कि विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है और इसके तहत केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा उस स्तर तक शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक वह संविधान का उल्लंघन करता हो। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद यथा अनुच्छेद 13, 32, 131 से 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, फर्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त हो, गलत हो जाएगा।
ऑप्शन बी है राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी है राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ये सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। फर्स्ट है यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है, गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है, ये सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। यहाँ देखिए भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक। बल्कि मूल ढांचे शब्द का उल्लेख केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में निर्णय सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा किया गया है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है और यह शक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना अथवा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों एवं प्रशासनिक नीतियों की संवैधानिकता का परीक्षण कर उनके ऐसे उपबंधों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान का अतिक्रमण करते हों न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत है। भारत में संविधान के मुख्यतः अनुच्छेद 13, 32 और 136 के अंतर्गत ये शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय में निहित है एवं अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संपोषक हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी, गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट है न्याय पुनर्विलोकन प्रचलित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत और यूएसए दोनों में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, बिल्कुल सही है। कारण है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। विधि की सम्यक प्रक्रिया से तात्पर्य है कि विधि निर्माण समुचित प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्ष, युक्तिपूर्ण एवं न्यायसंगत आधार पर किया जाना चाहिए तथा विधि की निर्माण प्रक्रिया मनमानी और तर्कहीनता से मुक्त होनी चाहिए। इस प्रकार विधि की सम्यक प्रक्रिया में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत सुनिश्चित किया जाता है। नैसर्गिक न्याय निष्पक्षता, विवेकशीलता, समता एवं समानता को समाहित करता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों यथा अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत दृढ़ता से निहित है। स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता को दूर करने के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसरण में ही विधि निर्माण एवं उसकी प्रयुक्ति में समुचित प्रक्रिया का पालन करने हेतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी मामले में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को मान्यता दी थी। विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में अपनाया गया था, तो इसको भी ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
नेक्स्ट है भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अभिलिखित न्यायिक पूर्व निर्णयों, दृष्टांतों और परंपरा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी संविधान, कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय है एक संघीय न्यायालय, मानव अधिकारों का संरक्षक, संविधान का अंतिम विवेचक, सिविल न्यायालय, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो एक से अधिक ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है? तो ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। कथन दिया हुआ है कि केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, गलत हो जाएगा। कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, बिल्कुल सही है। तो ए गलत है एंड आर सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा संबंधी रिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन सी, संसद को। संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद जो है यह विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है, ठीक। अनुच्छेद 138 के खंड 1 के अनुसार विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है कि जो संसद का उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो संसद को दिया गया है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा विधि बनाकर। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 फर्स्ट के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन दिया है। ऑप्शन बी, खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे, गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, ये सही है। थर्ड है परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता, ये सही है। फोर्थ है कि उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 और 3 ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 143 फर्स्ट के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब राष्ट्रपति उससे ऐसे परामर्श के लिए कहता है या मांगता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह उचित समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपना परामर्श दे सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। फर्स्ट है, स्वप्रेरण पर व्यापक लोकहित के किसी विषय में गलत हो जाएगा। सेकेंड है, यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, सही है। थर्ड है, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है, ये गलत है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा, यह शपथ ली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। शपथ का प्रारूप संविधान के अनुसूचित 3 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली गई शपथ का है। नेक्स्ट है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट है, यहाँ सूची 1 एंड सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ देखिए, एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य निवारक अवरोध की प्रक्रिया, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य स्वतंत्र भाषण पर रोक, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो यहाँ देखिए, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद तथा पश्चिम बंगाल राज्यवाद बनाम सुबोध गोपालवाद जमींदारी व्यवस्था तथा भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। नेक्स्ट है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट, ये 2002 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो उस टाइम के हाल ही में था। ठीक है, निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355। नेक्स्ट है, TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है? तो ऑप्शन सी, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना 1997 के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम में वर्ष 2000 में किए गए संशोधन के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में किसी भी विवाद का न्यायिक समाधान करना है। दूरसंचार, ब्रॉडकास्टिंग और एयरपोर्ट टैरिफ संबंधी मामलों में इसके निर्णयों के विरुद्ध केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, जबकि साइबर मामलों में इसके निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का यहाँ क्रम बताना है। तो HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है कि वे भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि वे अब तक के सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं, ये भी सही है।
कथन 3 है कि उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 1, 2 और 3 सभी सही है। नेक्स्ट है एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है कि फातिमा बीवी का उस टाइम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कि वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, बिल्कुल सही है। सेकेंड है उन्होंने 1997 से 2001 तक केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में सेवाएं भी दी, ये गलत हो जाएगा। थर्ड है वह उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी, ये सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 1 और 3 दोनों सही है। ठीक, वो तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल थी, केरल की नहीं, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फातिमा बीबी, जिनका भारत की पहली महिला है, जिनका उस टाइम 2023 के पूछा गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। नेक्स्ट है हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एल नागेश्वर राव। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति एस के झा। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी। नेक्स्ट है जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायिक पहल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे, गलत हो जाएगा। सेकेंड है न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रयोजनकों में से एक माने जाते हैं, ये सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है PIL है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर 2 कथन दिए हुए हैं। ठीक है, कथन है कि जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है, सही है। कारण है कि जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकें जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी, USA। नेक्स्ट है जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति AS आनंद। नेक्स्ट है सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, वह न्यायालय कौन सा है? तो ऑप्शन ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है, तो ऑप्शन डी, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक ए विद्युत को असंवैधानिक बना दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2017। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोयला आवंटन घोटालावाद। नेक्स्ट है समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा।
यहाँ देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।